थर्ड टेस्ट केस में हम चाहते हैं कि जब वैल्यू लेस देन 0 हो तो सिस्टम हमको कोई भी आउटपुट शो ना करे, बल्कि हमें ये आउटपुट में कहे कि आपने गलत वैल्यू एंटर की है। और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव में हो तो हम इसको कन्वर्ट करके ग्राम्स में यूजर को शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये एग्जिस्टिंग कमांड से कर सकते हैं, और इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि जब यूज़र कोई वैल्यू एंटर करे और ये वाली वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो हमें स्क्रीन के ऊपर एरर मैसेज नज़र आ जाए, और अगर एंटर की हुई वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हमें वैल्यू कन्वर्ट करके आ जाए। मतलब कि आया कि हम ये वाला पार्ट स्क्रीन के ऊपर शो करना चाहते हैं या ये वाला पार्ट स्क्रीन के ऊपर शो करना चाहते हैं, लेकिन दोनों एक ही वक्त में शो नहीं करना चाहते। इन दोनों में से कोई एक पार्ट हम स्क्रीन के ऊपर शो करना चाहते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन हो यानी कि वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो तो फिर हम उसको कन्वर्ट करके शो करना चाहते हैं, और अगर वैल्यू 0 से लेस हो तो फिर हम उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते, बल्कि उसको एक एरर मैसेज हम दिखाना चाहते हैं। कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो C++ में और बाकी भी तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में जो कमांड अवेलेबल है वो इफ की कमांड है। इफ की कमांड के बाद हम प्रिंसेसेस लगाते हैं, और प्रिंसेसेस में हम एक कंडीशन बताते हैं कि अगर हमारी वैल्यू लेस देन 0 है तो आप स्क्रीन के ऊपर शो कर दें cout इनवैलिड वैल्यू। अब जब भी यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा तो वो इस वेरिएबल में आएगी, और यहाँ पे हम इस वेरिएबल में चेक करेंगे क्या आया कि ये वैल्यू 0 से कम है। अगर ये 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है तो फिर हम स्क्रीन के ऊपर इनवैलिड वैल्यू शो कर देंगे। इफ का इस्तेमाल बहुत सिंपल है, यानी कि आप इफ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप एक कंडीशन लिखते हैं पेरेंथेसिस में, छोटी ब्रैकेट्स में, फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करते हैं, और फिर आप उसमें वो वाली कमांड लिखते हैं जो आप चाहते हैं जब ये कंडीशन ट्रू हो उस वक्त ये वाली कमांड चले। मिसाल के तौर पर अगर यूजर वैल्यू के अंदर 5 एंटर करता है तो ये वैल्यू में 5 एंटर करेगा। वैल्यू किससे कंपेयर होगा? लेस देन 0 से। क्या वैल्यू 5 लेस देन 0 है? ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है, ये बात सच नहीं है। ट्रू का मतलब ये बात सच है, और ये फॉल्स का मतलब ये बात सच नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन अगर यूजर -5 एंटर करेगा तो -5 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। यानी कि जब भी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली कमांड cout इनवैलिड वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। इस कंडीशन के अंदर इस पोर्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंबल है, और ये लेस देन का सिंबल है। यहाँ पे लेस देन का सिंबल भी हो सकता है और दूसरा कोई भी सिंबल हो सकता है। जिस तरह हमने प्रीवियसली देखा आज के लेक्चर में कि जब हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था 1000 से तो हमने स्टैरिक को इस्तेमाल किया था, और स्टैरिक को हमने कहा था कि ये एक ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो हम इस ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये सिंबल जो है एक ऑपरेटर है जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और इसके ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, वैल्यू भी ऑपरेंड है और 0 भी ऑपरेंड है। तो ये वाला जो ऑपरेटर है क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए इस ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। जिस तरह हमने देखा कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स थी और डिफरेंट अवेलेबिलिटी है कि आप जिस तरह की प्लस करना चाहते हैं तो प्लस के लिए उसका ऑपरेटर अवेलेबल है, रिमाइंडर लेना चाहते हैं तो मॉडुलस का ऑपरेटर अवेलेबल है। इसी तरह कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल है। ये लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स ये है, यानी कि अगर हम दो वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम डबल इक्वल का ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि अगर दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है तो हम नॉट इक्वल का ऑपरेटर यूज करेंगे। हम देखना चाहते हैं कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, और अगर लेस है तो हम लेस देन, और इसी तरह आप लेस देन और ग्रेटर देन को कंबाइन भी कर सकते हैं। फ्यूचर में हम देखेंगे कि इन ऑपरेटर को भी मजीद कम्प्लेक्स तरीके से किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ के बाद जो प्रिंथेसिस में कंप्लीट पार्ट है इसको हम कंडीशन कहते हैं, यानी कि वैल्यू जो एक हम जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और जिसके साथ हम सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, ये दोनों ऑपरेंड्स और ऑपरेटर मिलकर मुकम्मल एक कंडीशन बनाते हैं। अभी ये कंडीशन बहुत सिंपल है, फ्यूचर में ये कंडीशन हम देखेंगे कि इसमें कम्प्लेक्सिटी का भी इजाफा होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम जो प्रोग्राम है ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो प्रोग्राम ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी के लिए इस केस में यहाँ पे एक वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों ही ऑपरेंड्स हैं, और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे भी वेरिएबल हो और यहाँ पे भी वेरिएबल हो, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों वेरिएबल भी हो सकते हैं। इस तरह वेरिएबल की जगह पे कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन से मतलब ये कि कोई इक्वेशन
जो रिजॉल्व होकर कोई एक स्केलर वैल्यू को रिटर्न करे। मिसाल के तौर पर एक सिंपल एक्सप्रेशन की एग्जांपल ये देखी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि वैल्यू को मैं +2 करूं और फिर ये लेस देन 0 कंपेयर हो, तो ये इस चीज को हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन है। अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा वो प्रोग्राम सिर्फ हमें ये शो कर रहा है कि अगर वैल्यू 0 से लेस है तो हमें इनवैलिड वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि वैल्यू 0 से लेस हो, ठीक है, उसको इनवैलिड वैल्यू शो करनी चाहिए जब, लेकिन वैल्यू जब 0 से ग्रेटर यूजर एंटर करे तो उसको कन्वर्ट करके यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करके हम यूजर को शो करें। तो आपका क्या ख्याल है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं? क्या हमें किसी नई कमांड की जरूरत है या हम एग्जिस्टिंग कमांड के साथ ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आप वीडियो को पॉज करें और इस सवाल का जवाब आप सोचें। इस क्वेश्चन का आंसर हम सिंपली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह हमने इधर एक कंडीशन लगाई कि अगर वैल्यू 0 से लेस है तो हम यहाँ पे ये इनपुट शो कर रहे हैं कि यू एंटर्ड हैव एंटर्ड इनवैलिड वैल्यू, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो फिर हम उसको कन्वर्ट करके यूजर को शो कर देंगे। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और हम इसको कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, लाइक हम 5 इसको इनपुट करते हैं, तो यहाँ पे ये आएगा, क्या वो चेक करेगा क्या जो एंटर किया वैल्यू वो लेस देन 0 है। अब 5 क्या लेस देन 0 है? 5 लेस देन 0 नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम इस लाइन पे आ जाएगा। हमारा प्रोग्राम जब इस लाइन पे आएगा वो एक मजीद कंडीशन चेक करेगा, वो चेक करेगा वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या वैल्यू ग्रेटर देन 5 बड़ा है 0 से, ये बात ठीक है या गलत है? हाँ जी, ये बात ठीक है, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन ट्रू है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड प्रोग्राम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वही काम हो रहा है जो हमने इनिशियली प्रीवियस वीक में किया था, और यहाँ पे हम 1000 को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर उसकी न्यू कन्वर्टेड वैल्यू को शो कर रहे हैं। तो मतलब ये कि अब हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो किसी कंडीशन की बेस पर चल रहा है। पहले जो लाइन ऑफ कोड था वो 1 by 1 चलता था, पहली लाइन 8 चली, फिर उसके बाद 9 चली, फिर 10 चली, लेकिन अब ये वाली लाइन नंबर 10 सिर्फ उस सूरत में चलेगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, और इसी तरह लाइन नंबर 14 और 15 उस वक्त चलेंगी जब ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो इसी तरह हम अपने कोड को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो उस वक्त जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रू हो। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है इफ स्टेटमेंट को। इस कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर इसके अलावा भी दूसरी स्टेटमेंट्स आती हैं जो हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर इफ की स्टेटमेंट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब अगेन आप एक दफा अच्छी तरह समझ लें क्योंकि ये वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग है कि इफ क्या करता है। इफ अगर हमें कोई अपनी लाइन को किसी कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट करना हो तो फिर हम इफ का ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। इफ के साथ ही हमारे पास एक मजीद फर्दर इसकी एक वेरिएशन है। आप देखें, अगर वैल्यू लेस देन 0 है यानी कि वैल्यू 0 से कम है तो हम चाहते हैं इनवैलिड वैल्यू हो, और अदरवाइज बाकी तमाम केसेस में जब वैल्यू 0 से ग्रेटर हो यानी कि ये अगर ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो, और अगर ये फॉल्स है तो फिर हम ये वाला एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो आप देखें ये वाला इफ और ये वाला इफ के अंदर जो कुछ है ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड है कि हम चाहते हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट हो और ये कंडीशन फॉल्स हो तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट हो। तो हम इसको अलग अलग कंडीशन में भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और हम इसको एक डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो तरीकाकार है इफ एल्स का। मसलन ये जो कोड है, हम अगर ये चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन हम कंपेयर करें इज वैल्यू लेस देन 0, अगर वैल्यू 0 से कम है और ये बात ट्रू हो तो हम एरर शो कर दें, और अगर ये बात फॉल्स हो तो हम उसको कन्वर्ट कर दें। तो इसको हम एक इफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और वो इस तरह लिख सकते हैं कि अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो वो हमें इनवैलिड वैल्यू शो कर देगा, अदरवाइज अगर जब भी ये बात ट्रू ना हो तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। इसे हम एक एडिशनल इफ लिखने से बच जाते हैं। और इफ एल्स जो है वो ज्यादा कंप्यूटर के लिए आप समझ लें कि कंप्यूटर की स्पीड में इजाफा कर देता है। अगर एक ही प्रोग्राम हम 2 इफ से लिखा हुआ है और उसको इफ और एल्स के साथ लिख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि इफ और एल्स की स्पीड ज्यादा फास्ट होगी एज कंपेयर टू 2 अलग अलग इफ लिखने से। एक बात इसमें याद रखिएगा, और वो सम टाइम बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि वो कहते हैं कि हर काम के साथ वो कोशिश करते हैं एल्स लिखने की, लेकिन एल्स हम सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे
जब ये दोनों कंडीशन आपस में रिलेटेड हों। मतलब अगर हम चाहते हैं वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर ये प्रिंट हो जाए, अगर 0 से लेस नहीं है तो फिर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो ये बात हम एल्स के साथ बता सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि हम चाहते हैं कि वैल्यू लेस देन 10 हो तो फिर ये वाला काम करें, और ग्रेटर देन 100 हो तो फिर कोई और काम करे, तो फिर हमें नेचुरली अलग इफ लिखना पड़ेगा। अभी हम इफ की और एल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे प्रोग्रामिंग में कोई भी काम करने से। आप इस वीडियो को बार बार सुनें और आप देखेंगे इफ किस पर्पस के लिए यूज होता है, और फिर इसके बाद आगे आने वाली प्रैक्टिसेस को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप समझ लें कि ये फर्स्ट आपका चैलेंजिंग काम है और आपको इसको अच्छी तरह समझना है ताकि आगे आने वाली प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। और एक बात यह है कि इस पूरे ब्लॉक को हम इफ एल्स ब्लॉक कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप याद रखिए, जिस तरह ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। इस तरह अगर यहाँ पे जो स्टैटिक है इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। हम इनको बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स लेते हैं। इसी तरह हम इस पूरे को इफ ब्लॉक कहते हैं, इफ एल्स ब्लॉक कहते हैं। और ये वाला ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, ये मेन का ब्लॉक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार रिपीट होंगी और आपको ऐसा ऐसा याद भी हो जाएंगी। तो इन टर्मिनोलॉजीज को साथ साथ ज़हन नशीन करते जाइए। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग इफ एल्स एंड डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द इफ।